जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रक्त व रक्त समूह के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक की जो पटकथा लिखी गई थी वो पिछले वाले सेशन के अंदर लिखी गई थी, जिसमें हमने उसमें विशेष चर्चा में यह चर्चा की थी कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉमन रूप से उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से एक टॉपिक हमारे निकल कर आया था, रक्त व रक्त समूह निकल कर आया था। इस टॉपिक को हम 3 सेगमेंट के अंदर पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट हम सामान्य परिचय देखेंगे। नंबर जो सेगमेंट होगा उसके अंदर हम इसका क्लासिफिकेशन यानी कि इसका कंपोजिशन देखेंगे। और थर्ड वन जो होगा वो होगा हमारे ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह होते हैं। जैसे आपने सुना होगा रक्त समूह ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया। ये सभी रक्त समूह होते हैं। इनके क्या फीचर्स होते हैं, इनके किस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो इसको हम 3 सेगमेंट में कवर करेंगे। अब बात करते हैं, हम हमारे टॉपिक की चर्चा करते हैं। अब ये टॉपिक किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाएगा, तो ये याद रखिएगा, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो सीईटी जो 10+2 है, इसके अंदर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं इन्वॉल्व हैं, और हमारा जो ग्रेजुएशन लेवल जो सीईटी का जो पेपर होता है उसके अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं इन्वॉल्व हैं, उन सभी के अंदर ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके अलावा और कहाँ पर ये टॉपिक हमारे काम आएगा, तो चाहे आप आरएस का पेपर दीजिए, चाहे आप रीट का पेपर दीजिए, चाहे आप एसएससी का पेपर दीजिए, चाहे आप सेंट्रल का कोई सा भी एग्जाम हो या फिर अदर स्टेट का कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर रक्त व रक्त समूह से निश्चित ही 110% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसको किस रूप में पढ़ेंगे वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। पहले आपको जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वैसे उसी फॉर्मेट में आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद में आपके पास में जो भी ऑथेंटिक एनसीईआरटी की जो भी बुक हो, चाहे वो 11th वाली हो, 12th वाली हो, 10th वाली हो, जो भी बुक हो आपके पास में, उस बुक में से आपको अच्छे से रीड करना है और ये देखना है कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है इसके अतिरिक्त तो अगर कोई नया टॉपिक या फिर कोई नई बात अगर आपको बुक में देखने को मिल रही है तो उसको बुक में से आपके नोट्स के अंदर नोट डाउन करना है। ठीक है ना। और साथ साथ में नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिएगा, तभी ये टॉपिक आपके समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, रक्त व रक्त समूह। रक्त व रक्त समूह के अंदर सबसे पहले हम सामान्य परिचय देख रहे हैं। ये जितने भी पॉइंट आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये 1 लाइनर एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको आप हल्के में मत लेना, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो यदि हम बात करें सामान्य परिचय के अंदर, जो रक्त जो होता है, रक्त का जब हम अध्ययन करते हैं यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, तो ये याद रखिएगा क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी, या फिर इसी को हम कहते हैं सेरोलॉजी के नाम से जानते हैं। एग्जाम के अंदर हीमेटोलॉजी नहीं दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सेरोलॉजी भी कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है ना। तो रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी या फिर सेरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट बात करें, जो हमारा जो रक्त होता है वो एक तरल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना। अब इसका पीएच मान कितना होता है, तो यह पीएच मान फिक्स होता है, इसका 7.4 होता है। और 7.4 होने की वजह से कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है रक्त किस प्रकार का ऊतक है, यानी कि रक्त जो होता है वो किस प्रकार का टिश्यू होता है, तो ये याद रखिएगा ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। और भी तरल संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल होते हैं, या फिर संयोजी ऊतक का और कोई प्रकार होता है, तो जी हाँ होता है। एक तो हो जाएगा हमारा रक्त हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा अस्थियां हो जाएगी, एक हमारा उपास्थियां हो जाएगी, ये सब के सब हमारे संयोजी ऊतक के उदाहरण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, हमारे शरीर के अंदर रक्त का निर्माण कहां पर होता है, तो ये याद रखिएगा ये कहां पर होता है। अगर ओवरऑल सरफेस से पूछा जाए तो आपको याद रखना है अस्थि मज्जा। क्या याद रखना है, अस्थि मज्जा। अगर पर्टिकुलरली अस्थि मज्जा के अंदर पूछा जाए तो याद रखना है आपको लाल अस्थि मज्जा, क्योंकि अस्थि मज्जा जो होता है 2 प्रकार का होता है, उसमें से हमारे एक ही काम का है लाल अस्थि मज्जा। तो ये जो लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है, वयस्कों में होता है। यानी कि जैसा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है वो लाल अस्थि मज्जा के अंदर हो रहा है। ठीक है। अगर यदि हम बात करें जो शिशु जो होते हैं, जो नवजात जो बच्चे होते हैं, जो माता के गर्भ में पल रहे होते हैं, उनके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये याद रखिएगा कहाँ होता है, लीवर में होता है। अगर लीवर में भी पूछे तो कहाँ पर होता है, भ्रूण में होता है। ठीक है ना। क्योंकि माता के गर्भ में जब तक वो बच्चा रहता है तब उसे हम भ्रूण के नाम से जानते हैं, तो कहाँ पर होता है, वो लीवर के अंदर होता है, ये आपको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हमारे शरीर के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो यदि हम बात करें नर के अंदर तो होती है 5.5 लीटर होती है, और मादा के अंदर जो होती है वो होती है 5 लीटर होती है। तुलनात्मक रूप से जो फीमेल होती है उसके अंदर थोड़ा कम पाया जाता है, लेकिन लगभग ये रेशियो बराबर होता है। अब ये तो हमने देखा ये जो रक्त की जो मात्रा होती है ये किस व्यक्ति के अंदर होती है, तो ये याद रखना जो बिल्कुल जो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, जो बिल्कुल जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर रक्त की जो मात्रा होती है वो 5.5 लीटर, वो फीमेल जो होती है उसके अंदर 5 लीटर ब्लड की मात्रा पाई जाती है, ये हमें याद रखना। ठीक है ना। अब
जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, कोई स्वस्थ व्यक्ति है जिसका वेट भी अच्छा खासा है, लगभग 80 से 90 किलोग्राम के आसपास उसका वेट है और हष्ट पुष्ट है, दिखने में भी बढ़िया हट्टा कट्टा है, उसके अंदर जो ब्लड की मात्रा होगी वो 5.5 लीटर, या फिर फीमेल होगी तो वो 5 लीटर उसके अंदर रक्त पाया जाएगा। लेकिन जैसे अभी हमारे जैसे की बात करें, हम दुबले पतले हैं, तो हमारे अंदर रक्त की जो मात्रा होती है वो एवरेज 4 से 5 लीटर के बीच में होती है, ठीक है ना। तो जो दुबले पतले होते हैं या फिर कमजोर जो होते हैं शारीरिक रूप से, उनके अंदर जो रक्त की जो मात्रा होती है वो 4 से 5 लीटर होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें हष्ट पुष्ट व्यक्ति के अंदर ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर यानी 5 लीटर से ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 5 लीटर उससे ऊपर भी होगा तो भी व्यक्ति सर्वाइव कर जाएगा। अगर वही ब्लड की मात्रा 4 से 5 लीटर के बीच में होगी तो भी व्यक्ति सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है, यानी कि रक्त की अधिकतम सीमा कितनी है 5.5 लीटर और फीमेल के अंदर कितनी है 5 लीटर है, अब वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया यानी उच्चतम सीमा तक पहुंच गया, तो उसका भंडारण करना भी आवश्यक होता है। तो हमारे शरीर के अंदर ही ऊपर वाले ने एक ऐसी संरचना दी है जहां पर रक्त का भंडारण होता है और उसे हम बोलते हैं पलिहा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पलिहा के नाम से जानते हैं। तो रक्त का भंडारण कहां पर होता है? तो पलिहा के अंदर होता है, और पलिहा को ही क्या कहा जाता है? स्प्लीन कहते हैं। इंग्लिश में याद रखना स्प्लीन, और हिंदी में इसको पलिहा कहते हैं। इसी कारण से पलिहा या स्प्लीन जो होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? हमारे बॉडी के अंदर इसे हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। बाकी जैसे हम बात करें, किसी व्यक्ति के पास में अथाह पैसा आ जाता है, अगर लिमिटेड पैसा है तो वो बैंकों के अंदर जमा नहीं करवाता है, अपने दैनिक कार्यों के खर्चे में निकाल देता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के पास में लाखों करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो वो बैंकों के अंदर जमा करवा देते हैं। तो उसी प्रकार अगर हमारे शरीर के अंदर भी ब्लड की मात्रा अगर नॉर्मल लेवल पर है या 4 से 5 लीटर के आसपास है तो हम उसको स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर वो वही लेवल उच्चतर स्तर तक पहुंच जाता है तब उसे स्टोरेज करने की आवश्यकता होती है। और कहां पर किया जाता है? तो पलिहा के अंदर और स्प्लीन के अंदर किया जाता है, ठीक ना, ये याद रखना। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? पलिहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। और इसी पलिहा या जो स्प्लीन होता है इसी को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान जो होता है उसको हम इंग्लिश के अंदर ग्रेव यार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? तो हम किसे कहते हैं? पलिहा या स्प्लीन को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपके मन में ये उठ रहा होगा कि जैसे हम बात करें फिजिकली हमारी बात करें, तो अगर हमारे पास में अथाह पैसा है तो उसको हम बैंकों के अंदर जमा करा दे तो हमें पता है कि बैंक की लोकेशन कहाँ है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम बात करें हमारे शरीर के अंदर ये ब्लड बैंक कहाँ पर होता है, यानी कि ये पलिहा कहाँ पर होता है, तो ये याद रखना, ये जो पलिहा जो होता है ये ब्लड बैंक या फिर हम कह सकते हैं जो रक्त का जो भंडारण होता है हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर होता है? तो ये होता है हृदय कोष्ठ में होता है। कहाँ पर होता है? हृदय कोष्ठ। कहां पर होता है? हृदय कोष्ठ में होता है। और हृदय कोष्ठ को हम किस नाम से जानते हैं? तो हार्ट चैम्बर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हार्ट चैम्बर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। हार्ट चैम्बर के अंदर रक्त का भंडारण होता है और वो कहाँ, जो ये हार्ट चैम्बर होता है इसके अंदर पलिया होता है और पलिया के अंदर ही हमारे रक्त का संग्रहण होता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आप सभी को भंडारण की कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि जो रक्त के अंदर किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, क्योंकि शर्करा बहुत सारी प्रकार की होती है। कार्बोहाइड्रेट जो तो कई प्रकार के होते हैं क्योंकि उनको शुगर के रूप में काउंट किया जाता है। जैसे बात करें ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, लेक्टोज होगा, माल्टोज होगा, सुक्रोज होगा, ये कई सारी प्रकार की शर्कराएं होती है, गैलेक्टोज होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इतने सारी शर्कराएं होने के बावजूद भी रक्त के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसके ऊपर स्टार लगाना आप, कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज की शर्करा पाई जाती है, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, जो रक्त जो होता है उसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है और उस वर्णक का क्या नाम होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ये आपको याद रखना है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Hb होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शर्करा की, कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये ग्लूकोज शर्करा ही क्यों होती है? तो हम जनरली बीमार होते हैं या फिर जब हम हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है तब डॉक्टर क्या करता है, एक हमें इंजेक्शन लगाता है या फिर एक बोतल चढ़ाता है और उस बोतल के अंदर और कुछ भी नहीं होता है, ग्लूकोज का पानी होता है। उसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का पानी होता है। और वो उस बोतल के 1 लीटर की बोतल होती है, उसको हमारे इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर का जो रक्त नलिकाएं होती हैं या फिर शिराएं जो होती है उनके अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उन शिराओं के माध्यम से जो रक्त बह रहा होता है उस रक्त में वो जो ग्लूकोज जो होता है वो मिल जाता है और हमारे शरीर को एनर्जेटिक बना देता है, ठीक है ना। तो वो ग्लूकोज की बोतल ही हमको चढ़ाई जाती है, ये आपको याद रखना। और गर्मियों के अंदर आपने बहुत सारा ग्लूकोन डी पिया होगा तो उसके अंदर भी ग्लूकोज जो होता है और वही रक्त के अंदर घुलकर शरीर के डिफरेंट भागों में पहुंचता है और वहां पर जाकर वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर वर्ण की, तो वर्ण कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। जैसे हमने रक्त के बारे में 7-8 पॉइंट ये देखे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार हमें हीमोग्लोबिन की भी लगभग 6 से 7 जानकारी याद रखनी है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम बात करें हीमोग्लोबिन जो होता है ये किस प्रकार का, ये क्या है, वर्णक है, क्या है? तो एक याद रखना आपको, ये वर्णक होता है। वर्णक को हम इंग्लिश के अंदर पिगमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिगमेंट।
इसको किस नाम से जाना जाता है? पिगमेंट के नाम से जाता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो संगठन से मिलकर बना होता है। यदि इसकी बात करें तो ये दो संगठन से मिलकर बना होता है। एक तो होता है एक तो ये तत्व से मिलकर बना होता है यानी एलिमेंट होता है, और एक इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये आपको याद रखना। एक तो हीमोग्लोबिन के अंदर तत्व पाया जाता है, एक इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम यदि बात करें इन हीमोग्लोबिन 100% है तो उसमें से प्रोटीन कितना परसेंट होता है और तत्व कितना परसेंट होता है? तो ये याद रखिएगा, ये तो होता है हमारे लगभग 95% के आसपास। जो हमारा प्रोटीन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के अंदर 95% पाया जाता है, और जो हमारा तत्व जो होता है ये लगभग पाया जाता है 5% के आसपास। ठीक है ना, एक आध परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो तत्व जो होता है वो कितना परसेंट पाया जाता है? 5%। अब हम पर्टिकुलर तत्व की बात करें तो तत्व कौन सा होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो तत्व होता है वो होता है आयरन होता है। कौन सा होता है? आयरन। कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो Fe होता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Fe होता है। और प्रोटीन की बात करें यहाँ पर, प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पर प्रोटीन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। ये आपको याद रखना। ठीक है, अब ये जो आयरन जो होता है हमारे रक्त में किस फॉर्मेट में पाया जाता है? तो ये याद रखना, ये जो आयरन जो होता है ये हमारे शरीर में Fe+2 के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? Fe+2 के रूप में पाया जाता है। और ऐसी अवस्था को हम क्यों, आयरन की इस अवस्था को क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। अगर यहाँ पर Fe+3 आ जाता तो उसे हम बोलते हैं फिर फेरिक। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछेगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो होता है किस फॉर्मेट में पाया जाता है? तो फेरस के रूप में पाया जाता है, ना कि फेरिक के रूप में। ठीक है ना, और संयोजकता जो होती है उसकी +2 होती है। ये आपको याद रखना है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हीमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर जो ये आयरन तत्व पाया जाता है इसके कितने अणु होते हैं? तो ये याद रखिएगा, इसके कितने अणु होते हैं? 9 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 9 अणु होते हैं। और ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होता है इसका कितना अणु होता है? 1 अणु होता है। कितना अणु होता है? 1 अणु होता है। ये आपको याद रखना। ठीक है ना, तो ये हीमोग्लोबिन की सामान्य जानकारी आपको याद रखनी है। अब हम हीमोग्लोबिन की कुछ अन्य जानकारी और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हम बात करें हीमोग्लोबिन जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। ये क्या होता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है। यानी कि जो अभी हम सांस के माध्यम से जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे शरीर के डिफरेंट भागों तक पहुंचती हैं। वो किसके माध्यम से पहुंचती हैं? रक्त के माध्यम से पहुंचती है। अगर रक्त में भी पूछे किसके माध्यम से, तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहुंचती है। जैसे ही ये ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में कहाँ पर अटैच होती है? तो ये याद रखिएगा, ये हमारा जो हार्ट होता है इसको हम परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। और हार्ट जो पंपिंग का काम करता है, तो जो हार्ट जो होता है वो शुद्ध रक्त को तो विभिन्न शरीर के अंगों तक पहुंचाता है और वापस अशुद्ध रक्त को हार्ट तक लेकर आते हैं। तो वहां पर जो हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो जैसे ही ब्लड के साथ में हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होता है तो उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। और वापस वो आते वक्त CO2 को लेकर आता है, तो उसे हम जब CO2 रक्त के अंदर घुली हुई होती है तो उसे हम अशुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो वापस वो हार्ट में आकर अलग हो जाती है और हम उसको वापस श्वास के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो इसका मुख्य काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक का इसका मुख्य काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे शरीर का जो रक्त जो होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। ये याद रखना। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर का जो रक्त होता है उसका लाल रंग का कारण क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसकी मात्रा की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो यदि हम सैंपल के लिए 100 ml रक्त लेते हैं, कितना ml लेते हैं? 100 ml रक्त लिया हमने। ठीक है, तो उसमें कितना ग्राम हमारे हीमोग्लोबिन पाया जाएगा? तो ये याद रखना, 12 से 16 ग्राम के आसपास जो होगा वो हमारे हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। कितना हीमोग्लोबिन पाया जाएगा? 100 ml रक्त लेते हैं तो उसकी जो रेंज होगी 100 ml रक्त के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हमको देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं मात्रा की। यहाँ पर हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं मात्रा के अंदर। नर के अंदर जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो कितना होता है? तो ये याद रखना, 14 ग्राम प्रति DL। ठीक है ना, ये DL इसकी लीटर होती है, DL इसकी यूनिट होती है। ये आपको याद रखना। तो जो हम नर जो होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है? 14 ग्राम होता है। नेक्स्ट बात करें फीमेल की बात करें, यानी कि मादा या स्त्रियों की बात करें, तो इनका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो 13 ग्राम प्रति DL होता है। ये आपको याद रखना। ठीक है ना, कितना होता है? 13 ग्राम प्रति DL होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और गांवों के अंदर या फिर शहरों के अंदर आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली के अंदर ऐसा भी देखने को मिलता है कि
कई पुरुषों का या फिर कई स्त्रियों का हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन लेवल को फुलफिल करने के लिए सीधा सा आपको घरेलू उपाय यह है कि जितनी भी हमारे हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनका आप निरंतर समय अंतराल पर सेवन कीजिए। तो कुछ दिनों बाद में आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल जो होगा वो ऑटोमेटिक से बढ़ जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, इसमें सबसे अच्छी जो सब्जी मानी जाती है वो एक तो हमारे पालक हो जाएगा और एक हमारे मेथी हो जाएगी। ये हरी पत्तेदार सब्जियां होती है पालक और मेथी। पालक का सेवन अगर आप 1-2 दिन का अंतराल पर करोगे, लगभग सप्ताह भर यानी कि 7 दिन का भीतर, अगर आप सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो उसमें से अगर आप 3 दिन अगर आप पालक या फिर मेथी की सब्जी खाओगे तो आप जब ब्लड की जांच करवाओगे तो हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो वो वापस दूसरी बार जब आप ब्लड का जांच करवाने जाओगे तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये घरेलू कुछ उपाय होते हैं जो आप अपनाकर हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ हमें हीमोग्लोबिन के संबंधित ध्यान रखनी है। इसी के साथ में हमारा सामान्य परिचय का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे इसके रक्त के कार्य देखेंगे। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रक्त के कार्य देखते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 लाइनर एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रक्त के प्रमुख कार्य। तो इसके अंदर अब आप आगे की हेडिंग डालना रक्त के कार्य। तो साथियों यदि हम रक्त के कार्यों की यहाँ पर बात करें तो रक्त के कार्यों के अंदर सबसे पहला हमारे कार्य जो आता है उसका नाम हो जाएगा हमारे ताप नियंत्रण में। रक्त जो होता है वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो साथियों याद रखिएगा हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री होता है। कितना होता है? 37 डिग्री। और इसी 37 डिग्री को नियंत्रित कौन रखता है, तो वो याद रखिएगा रक्त रखता है। तो इसके अंदर हो जाएगा रक्त के कार्य। रक्त के कार्य कितने हो जाएंगे, तो हाँ रक्त के कार्य जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको हम 2 कार्य के रूप में ही खत्म कर देंगे, ठीक है ना। पहला जो रक्त का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो पहला रक्त का कार्य होता है ताप नियंत्रण में। ताप नियंत्रण का पहला जो रक्त का कार्य होता है वो क्या होता है, ताप नियंत्रण का होता है। ये आपको याद रखना। अब ये ताप नियंत्रण कैसे करता है तो इसकी कहानी अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी कहानी जब हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, रक्त का एक कंपोजिशन होता है प्लेटलेट्स, उसके अंदर जब हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जब डेंगू होता है हमें तब प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। तो उस कंडीशन में जो ब्लड होता है वो किस प्रकार से रोल निभाता है अपना और बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो उसमें मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना सा याद रखिएगा कि ताप नियंत्रण में रक्त भूमिका निभाता है। नंबर 2 हो जाएगा परिवहन में। किस में हो जाएगा? परिवहन में। अब ये परिवहन के अंदर आपको 3 चीज़ याद रखनी है। परिवहन अलग अलग पदार्थों का ही कर सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, नंबर 1 हो जाएगा परिवहन के अंदर हमारे फर्स्ट की यदि बात करें तो ये किसका स्थानांतरण करता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन। किसका परिवहन? खाद्य पदार्थ का परिवहन। खाद्य पदार्थ का परिवहन जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें यहाँ पर 2 याद रखना। एक तो हो जाएगा हमारे हार्मोन, एक हो जाएगा हमारे यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है ना। इनका स्थानांतरण कौन करता है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो करता है हमारे रक्त करता है। जैसे हार्मोन की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के ग्रंथियां होती है और उन ग्रंथियों के सहायता से कई सारे हार्मोन्स पैदा होते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया, अग्नाशय ग्रंथि हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया। तो इनसे कई प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं और वो हार्मोन अगर हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो किसकी सहायता से पहुंचेंगे, वो रक्त की सहायता से पहुंचेंगे। और ग्लूकोज का मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर हमें शरीर के अंदर कमजोरी है, हमारे शरीर के अंदर कमजोरी है तो हम ग्लूकोन डी लेंगे या फिर डॉक्टर हमें बोतल चढ़ाएगा तो उसके अंदर ग्लूकोज होता है, तो वह रक्त के माध्यम से ही हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो खाद्य पदार्थों का परिवहन में कौन भूमिका निभाता है, तो रक्त भूमिका निभाता है। नंबर 2 यदि बात करें यहाँ पर तो नंबर 2 हो जाएगा ऑक्सीजन व CO2 का विनिमय। CO2 का विनिमय, ठीक है ना। यहाँ पर विनिमय की जगह परिवहन शब्द भी आ सकता है, तो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। बात करें ऑक्सीजन व CO2 का जो विनिमय होता है वो भी कौन करता है, रक्त करता है। यानी कि जैसे अभी ये मैंने सांस लिया, अब ये सांस जो है वो मेरे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचेगी, हाथ तक पहुंचेगी, पांव तक पहुंचेगी, इस मस्तिष्क तक पहुंचेगी। वो सब के सब किसके माध्यम से पहुंचेगा, रक्त के माध्यम से पहुंचेगा। और वापस मेरे शरीर के विभिन्न भागों में जो CO2 का जो फॉर्मेशन हुआ उस CO2 को वापस हार्ट तक कौन लेकर आएगा, रक्त लेकर आएगा। और उसके बाद में उसी हार्ट से वापस ये मैं श्वास के माध्यम से जो CO2 जो होगी उसको मैं बाहर रिलीज कर दूंगा। तो ये ऑक्सीजन व CO2 का जो विनिमय का जो काम होता है वो कौन करता है, हमारे रक्त करता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। नंबर 3 की यदि बात करें यहाँ पर
तो नंबर 3 पर हो जाएगा हमारा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। कौन से पदार्थों का? अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनका परिवहन भी कौन करता है हमारे बॉडी के अंदर? वो कौन करता है? तो रक्त करता है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, यदि हम बीमार हो जाते हैं, जैसे हमें मच्छर ने काट लिया, अब मच्छर ने जिस जगह पर काटा है तो वहाँ पर संक्रमण पैदा होगा, तो ब्लड के अंदर कुछ फैसिलिटी ऊपर वाले ने ऐसी दी है कि जैसे ही वहाँ पर संक्रमण होता है तो ब्लड के अंदर कई सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो एक्टिवेट होने के बाद में जहाँ पर संक्रमण हो रहा है वहाँ पर जाते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और उनके जितने भी रोगाणु होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, और वो अब रोगाणु हमारे शरीर के अंदर है। अब वो जो रोगाणु जो मरे हुए हैं या फिर जो संक्रमण पैदा कर रहे थे उनको हमारे ब्लड के अंदर जो कुछ छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं, जैसे प्लेटलेट्स हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, ये जो होते हैं ये प्रतिरक्षा करने का काम करता है। अब ये जो काम प्रतिरक्षा इन्होंने कर दी, इन्होंने अपना काम कर दिया। अब शरीर के अंदर जो भी रोगाणु बचे हुए हैं उनको लसिका के माध्यम से ब्लड तक पहुंचाया जाता है, और वो ब्लड जो होता है उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन का भी काम कौन करता है? हमारा रक्त करता है। ये आपको याद रखना है। तो 4 कार्य हो गए कौन कौन से? ताप नियंत्रण का, खाद्य पदार्थों का परिवहन, ऑक्सीजन व CO2 का विनिमय, और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। तो हमने परिवहन एक कॉमन टॉपिक डाला और उन तीनों को एक साथ पढ़ लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस रूप में पढ़ते हैं, 2 के रूप में पढ़ते हैं या फिर 4 के रूप में पढ़ते हैं। बाकी पढ़ना तो आपको पड़ेगा, याद होने चाहिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसी के साथ में हमारा जो रक्त जो होता है इसका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है जिसमें हमने सामान्य परिचय देखा वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। अब हम नए सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसमें हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, यानी कि कंपोजिशन देखते हैं। आज केवल और केवल हम इसका कंपोजिशन देखेंगे, यानी कि हम वर्गीकरण करेंगे, और उस वर्गीकरण का फिर हम एक एक छोटा छोटा टॉपिक लेकर उनको हम छोटे छोटे सेगमेंट में पढ़ेंगे, ताकि क्लास भी ज़्यादा लंबी नहीं हो और आपको भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो ये इसी के साथ में हमारा फर्स्ट जो सेगमेंट होता है ब्लड का वो यहाँ पर कवर होता है। अब हम देखते हैं इसका वर्गीकरण, रक्त का वर्गीकरण। रक्त का वर्गीकरण, वर्गीकरण या फिर इसी को हम कह सकते हैं संगठन। रक्त का वर्गीकरण या फिर इसी को हम कह सकते हैं संगठन के नाम से जानते हैं। तो रक्त का जो संगठन होता है वो अलग अलग 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? इसको पहले पूरे को अच्छे से समझ लो, फिर बाद में इसको उतार लेना। ठीक है ना? जैसे हम बात करें रक्त के संगठन की, रक्त का जो संगठन होता है वो कितने भागों में बांटा गया है साथियों? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है? एक भाग जो तरल होता है, एक भाग जो कैसा होगा? तरल भाग होगा, और एक भाग होगा ठोस भाग होगा। कौन सा? ठोस भाग होगा। एक तो तरल भाग और एक हो जाएगा हमारे ठोस भाग। ठीक है ना? तरल भाग जो होता है इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। जो तरल भाग जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और जो ठोस भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं कार्पल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स के नाम से जानते हैं। और कार्पल्स को हिंदी के अंदर बोलते हैं रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल्स जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं रुधिराणु। रुधिराणु हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है? रुधिराणु के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं जो तरल भाग जो होता है जिसको हमने प्लाज्मा नाम दिया था, ये ओवरऑल रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो ये याद रखिएगा, ये ओवरऑल रक्त का 55% होता है। ओवरऑल रक्त जो होता है उसको हम 100% मान रहे हैं, उसमें से प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो 55% होता है। नेक्स्ट बात करें जो रुधिराणु कार्पल्स या फिर ठोस भाग जो होता है ये कितना परसेंट होता है? तो ये ओवरऑल रक्त का 45% भाग होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? अब हम पर्टिकुलर दोनों की अलग अलग बात करते हैं। अब हम बात करते हैं तरल भाग जो रक्त है इसकी बात करते हैं। ठीक है ना? तो इसके अंदर हमें कुछ सामान्य जानकारी याद रखनी है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है ना? क्योंकि बोर्ड छोटा है और इसके अंदर जानकारी काफ़ी कुछ बतानी है, इसलिए इसको हम थोड़ा हॉरिजॉन्टल के रूप में ना पढ़ के वर्टिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो तरल भाग जो होता है इसके भी कई सारे अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। जैसे हम बात करें एक भाग आता है इसका जल। कौन सा आता है? जल। जल जो होता है ये 55% है। ओवरऑल जो ब्लड होता है उसका प्लाज्मा कितना प्रतिशत भाग होता है? 55% भाग होता है। अब 55% का जल कितना प्रतिशत भाग होता है? तो ये याद रखिएगा, ये होता है हमारे लगभग 92 से लेकर ये लगभग होता है 90 से लेकर 92%। कितना होता है? ओवरऑल 55% का जो जल जो होता है वो कितना हिस्सा होता है? तो 90 से 92% होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रोटीन। क्या आता है?
प्रोटीन। प्रोटीन की यदि हम बात करें, जो प्रोटीन जो होता है ये ओवरऑल रक्त का कितना परसेंट भाग बनाता है, तो लगभग 6 से 60% ये भाग ओवरऑल रक्त का बनाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पर प्रोटीन आया है तो इसके अंदर हमें कुछ प्रोटीन्स के बारे में जानकारी याद रखनी है। तो प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं उनके बारे में यदि हम देखें तो इसके अंदर एक आपको देखने को मिलेगा एल्बुमिन। कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन। ये सब प्रोटीन के नाम है जो याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये सीधे नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है और कौन सा हमारे ठोस भाग के अंदर पाया जाता है, ठीक है। दूसरा जो प्रोटीन आता है उसका नाम हो जाएगा हमारे ग्लोब्युलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोब्युलिन प्रोटीन, ठीक है। इनका भी कुछ कार्य होते हैं वो याद रखने हमको। और एक आ जाएगा हमारे प्रोथ्रोम्बिन, एक हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, और एक आ जाएगा हमारे फाइब्रिनोजिन। एक प्रोटीन कौन सा आ जाएगा हमारे? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन आ जाएगा? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। तो ये प्रमुख 4 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं और इनके आपको कार्य याद रखने हैं। एल्बुमिन की यदि बात करें तो एल्बुमिन का काम क्या होता है, तो ये हमारे ब्लड जो होता है उसके अंदर परासरण नियम का काम करता है। परासरण नियमन का काम हमारे बॉडी के अंदर परासरण नियम का कार्य कौन करता है, तो वो एल्बुमिन करता है। ग्लोब्युलिन की बात करें तो ग्लोब्युलिन का काम क्या होता है, तो इसका मुख्य काम होता है प्रतिरक्षा का कार्य। जो हमारे ग्लोब्युलिन जो प्रोटीन होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, तो प्रतिरक्षा का इसका कार्य होता है। प्रोथ्रोम्बिन की बात करें और जो फाइब्रिनोजिन, दोनों ये जो प्रोटीन होते हैं इनका मुख्य काम क्या होता है, तो इनका मुख्य काम होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं वो रक्त के थक्के में काम करते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे प्रोटीन के जो अंश होते हैं वो यहाँ पर कवर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन जो होता है, सॉरी प्रोटीन है। अब इसके बाद में थर्ड वन की बात करें तो इसके अंदर और क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर कुछ आयंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयंस। आयंस का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कुछ तत्व पाए जाते हैं या फिर कुछ धातु पाई जाएगी ब्लड के अंदर। जैसे बात करें इसके अंदर सोडियम पाया जाता है, और अगर किसी भी तत्व या फिर धातु के ऊपर ऐसे प्लस या फिर माइनस का चिन्ह दिखाई दे तो उनको हम आयंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम आयन हो गया, इसी प्रकार हम बात करें मैग्नीशियम आयन हो गया, ठीक है, कार्बोनेट आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर कैल्शियम +2 आयन हो गया। तो ये सब के सब आयंस होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एंजाइम। ब्लड के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं और उनके नाम आपको याद रखना है। इसके ऊपर 5 स्टार लगाना, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है जो हमें याद रखना है। जैसे हम बात करें एक एंजाइम तो हो जाएगा इसके अंदर थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम हो जाएगा? थ्रोम्बिन एंजाइम। और एक एंजाइम हो जाएगा इसके अंदर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। जो हमारा ब्लड जो होता है उसके अंदर जो प्लाज्मा वाला जो भाग होता है इसके अंदर एंजाइम कितने पाए जाते हैं? 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा थ्रोम्बिन एंजाइम और एक हो जाएगा हमारे थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। और इन दोनों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये दोनों जो होते हैं थ्रोम्बिन और हमारे थ्रोम्बोकाइनेज, ये मुख्य रूप से हमारे किस में मदद करते हैं, तो ये हमारे करते हैं रक्त का थक्का जो बनता है उस दौरान ये दोनों एंजाइम मदद करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनाना इनका मुख्य काम होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर हम कुछ और जानकारी की यदि बात करें तो आपको एक टर्म याद रखना है, एक टर्म काम याद रखना है यहाँ पर सीरम। कौन सा टर्म हो जाएगा यहाँ पर? यहां पर लिखता हूं सीरम, ठीक है ना। सीरम, सीरम की परिभाषा क्या होती है, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है कि जब हम पूरा ध्यान से सुनिएगा सीरम की परिभाषा क्या होती है। पूरा ये हमारे पास में प्लाज्मा के इतने सारे ये अवयव है, इन सभी अवयवों में से जब ये फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होता है इस प्रोटीन को हम हटा देते हैं और हटाने के बाद में जो भी अवयव बचते हैं प्लाज्मा का उनको क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसकी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो उसमें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीरम किसे कहते हैं, तो प्लाज्मा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी ये प्लाज्मा होगा। अब जैसे यहाँ पर प्लाज्मा लिखा है तो आपको सोचना है ये सभी के सभी इसके अंदर आ गए, ठीक है ना। प्लाज्मा जो है इसमें से यदि हम किसको निकाल देते हैं? फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन
नोजिन जो प्रोटीन होता है इसको निकाल देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, सीरम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सीरम का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। तो सीरम किसे कहते हैं, तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा की जो संरचना होती है या फिर उसके बचे हुए जो अवयव होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सीरम के नाम से जानते हैं। अब हमें यहाँ पर सीरम से संबंधित दो जानकारी याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी सीरम, सीरम किस रंग का होता है, तो याद रखना ये हल्के पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, सीरम जो होता है, परिभाषा इधर लिखी हुई है, प्लाज्मा से यदि हम फाइब्रिनोजिन को घटा देंगे फिर हटा देंगे तो सीरम बनता है। सीरम किस रंग का होता है, तो हल्के पीले रंग का होता है। और इस सीरम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इस सीरम का जो प्रयोग होता है वो बीमारी की जांच करने में किया जाता है। किसकी जांच करने में, बीमारी की जांच करने में किया जाता है। यानी कि आपने जब आप सभी जब हॉस्पिटल जाते हो, आपका ब्लड टेस्ट करवाते हो, जनरली जो डॉक्टर जो होता है वो हमें कोई सी बीमारी हो रही है या नहीं हो रही है तो उसका पता लगाने के लिए दो टेस्ट प्रमुख रूप से करता है और उसका सैंपल लेता है। एक तो ब्लड टेस्ट करता है जिससे हमारे बॉडी के लगभग सभी का पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है। एक टेस्ट करता है वो यूरिन टेस्ट। जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तब वो जो वहाँ पर जो टेस्ट करेगा वो क्या करेगा, सबसे पहले फाइब्रिनोजिन को हटा देगा और हटाने के बाद में क्या प्राप्त हो जाएगा, उसको सीरम प्राप्त हो जाएगा। और इसी सीरम का उपयोग वो किसके पता लगाने में करता है, तो जो बीमारी होती है उसका पता लगाने में ये सीरम का प्रयोग करता है। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे जो प्लाज्मा की जो जानकारी थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। प्लाज्मा से 3 पॉइंट और यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से। तो प्लाज्मा जो होता है इसका यदि आपसे पूछे पीएच मान, तो प्लाज्मा का जो पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, ये याद रखना, ठीक ना। क्योंकि हमने देखा था रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। क्योंकि अब यहाँ पर हमने इसका संगठन पढ़ रहे हैं तो तरल भाग कौन सा हो जाएगा, हमारे प्लाज्मा वाला जो और ये होता है ठोस भाग होता है। अब ठोस भाग का तो हम पीएच मान निकाल नहीं सकते, तो जो तरल जो भाग होता है उसका पीएच मान हम निकालते हैं, तो अब हमें पता चलता है कि जो इसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, ये जो तरल भाग जो होता है ये किस रंग का होता है, प्लाज्मा कैसा होता है, तो ये हल्के, यह भी पीले रंग का होता है। कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। ये भी कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है, ये हमें याद रखना। नेक्स्ट बात करें, प्लाज्मा जो होता है इसका प्रमुख काम क्या होता है। अगर सरफेस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लाज्मा का प्रमुख कार्य क्या होता है तो वो इधर देख लेना आप। प्लाज्मा जो होता है इसका प्रमुख कार्य मैं इधर बता रहा हूं आपको। इसका प्रमुख कार्य किसका होता है, प्रतिरक्षा का होता है। किसका होता है, प्रतिरक्षा का होता है, जिसको हम एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये जो एंटीबॉडी जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती हैं, ए और बी, ठीक है ना। ये जो एंटीबॉडी जो होती है वो ए व बी 2 प्रकार की होती है, ये याद रखना। ये हमारे कब काम आएगा, जब हम रक्त समूह पढ़ेंगे, यानी कि ए बी और ओ, ये चारों प्रकार के रक्त समूह पढ़ेंगे तब उसके अंदर 2 टर्म कॉमन रूप से काम आएंगे, एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी किसके ऊपर पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। और एंटीजन जो होता है, जिसको हम एंटीजन या फिर उसको बोलते हैं प्रतिजन के नाम से जानते हैं, वो एंटीजन जो होता है वो हमारे ठोस भाग के अंदर एक सेगमेंट पढ़ेंगे हम आरबीसी, उसके ऊपर जो पाया जाता है वो एंटीजन पाया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एंटीबॉडी जो होती है वो हमेशा किसके ऊपर पाई जाती है, प्लाज्मा के ऊपर पाई जाती है। और ये 2 प्रकार की होती है, ए व बी। और इसका उपयोग हम कहाँ पर करेंगे, रक्त समूह पढ़ेंगे तब वहां पर इसका प्रयोग हम करेंगे। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा प्लाज्मा। ये सारी जानकारी आपको प्लाज्मा से संबंधित ध्यान रखनी है। अब बोर्ड छोटा होने की वजह से ठोस भाग को हम इसको मिटा के फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ठोस भाग के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। ठोस भाग का आज केवल और केवल हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद में हम एक एक करके पूरी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो एक तो हो जाएगा हमारे, ये कौन सा भाग हो जाएगा, ठोस भाग था। और ये वाला हो जाएगा हमारे प्लाज्मा। ठोस भाग की यदि बात करें यहाँ पर हम, एक मिनट, ठोस भाग की यदि बात करें तो ठोस भाग जो होता है साथियों कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठोस भाग जो होता है साथियों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ठोस भाग जो होता है जिसको हम कार्पल्स नाम दिया था हमने, ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से, अभी केवल मैं यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, उसकी नॉर्मल जानकारी बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक हो जाएगा हमारे प्लेटलेट्स। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स,
ठीक है ना। आरबीसी को है हम इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका कॉमन नाम होता है, ये याद रखना। और कई बार विद्यार्थी क्या गलती कर देते हैं, आरबीसी जो होती है इसका पूरा नाम जब लिखते हैं तो वो लिखते हैं रेड ब्लड सेल, जैसे डब्ल्यूबीसी को लिखते हैं व्हाइट ब्लड सेल। लेकिन ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर सी का अर्थ सेल कभी नहीं होता है, यहाँ पर होता है आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स, इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिका, और इसका हो जाएगा लाल रक्त कणिका, या फिर इसको हम बोलते हैं श्वेताणु के नाम से जानते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का अंदर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कभी इनका पूरा नाम पूछ ले तो वहां पर सेल शब्द भी लिखा हुआ होगा। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, रेड ब्लड कार्पल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा नाम मैं लिख देता हूं, रेड ब्लड कार्पल्स। इसका हो जाएगा वाइट ब्लड कार्पल्स, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको, कंफ्यूज मत होना। इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका, इसको बोलते हैं हम सफेद रक्त कणिका या फिर सफेद रक्त रुधिराणु, या फिर ये हो जाएगा लाल रक्त रुधिराणु के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके दो बिंदु की बात करेंगे, इसके दो बिंदु और इसके दो बिंदु की बात करेंगे। आरबीसी जो होता है इसका अवधि, बाकी आरबीसी के बारे में हम विस्तार से पूरी जानकारी पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना आप। नेक्स्ट बात करें, जो आरबीसी जो होती है इसकी अवधि कितने दिन की होती है, तो ये 120 दिन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 12 से 14 दिन की इसकी अवधि होती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, प्लेटलेट्स जो होती हैं इसकी अवधि लगभग 4 से 7 दिन की इसकी अवधि होती है, ठीक है ना। अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग बता रखा है, तो ये इनकी अवधि काल होता है। अब जैसे ही 120 दिन पूरे हो जाएंगे, जैसे ही 121वां दिन आएगा तो पुरानी वाली आरबीसी खत्म हो जाएगी और नई वाली जो आरबीसी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे 121वां दिन होगा तो ये आरबीसी जो हमारे बॉडी के अंदर घूमती रहती है, अब ये आरबीसी वहां से निकल कर कहाँ पर जाएगी, पलिहा के अंदर यानी कि स्प्लीन के अंदर जाएगी और वहां जाकर ये नष्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये याद रखना। नेक्स्ट बात करें इनकी संख्या की बात करें तो जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है हमारे 50 लाख प्रति घन mm होती है। कितनी होती है, 50 लाख प्रति घन mm होती है। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है ये होती है 7 से 10,000 प्रति घन mm होती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स की जो संख्या अधिकतम बता रहा हूं मैं आपको 4.5 लाख प्रति घन mm होती है, ये आपको याद रखनी, ठीक है ना। कितनी होती है, 4.5 लाख प्रति घन mm होती है, ये हमें याद रखना है। तो इन तीनों में से प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक संख्या में कौन होता है, तो सर्वाधिक संख्या में ये होता है, कौन होता है, सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो आरबीसी की। और सबसे कम किसकी होती है, तो हमारे डब्ल्यूबीसी की होती है। सबसे कम संख्या किसकी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की सबसे कम संख्या, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हम आज के सेशन यही विराम करते हैं। बाकी डब्ल्यूबीसी जो होता है ये वापस 2 प्रकार का होता है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। फिर ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार का होता है और ए ग्रेनुलोसाइट फिर 2 प्रकार का होता है। तो वो हम जब डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तब वहां पर इसका पूरा वर्गीकरण कंप्लीट करेंगे। बाकी पूरा टॉपिक को अगर एक ही साथ कवर करेंगे तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा, तो आपको भी पढ़ने का मजा नहीं आएगा। जितना यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है वो टू दी पॉइंट है और आपको ये पूरा का पूरा मुंह पर याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक आपने अपने साथियों के साथ में शेयर नहीं किया तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। और इस क्लास का जो पीडीएफ है, वो जैसे ही हमारे रक्त व रक्त समूह कंप्लीट होगा टॉपिक, उसके बाद में लास्ट में आपको पीडीएफ के साथ में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी उस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। तो जब पीडीएफ अपलोड होगी तो मैं आपको बता दूंगा, और शीघ्र ही हम टेलीग्राम चैनल भी बना देंगे, तो आप उससे ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे आपको इस क्लास का लिंक और साथ में पीडीएफ का लिंक भी उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।